यस देखो बिफोर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट है दो चीजों को सबसे पहले फिगर आउट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जहाँ तक सेशंस हमारे रहेंगे, तो सबसे पहली चीज कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से लिस्ट के अंदर, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है, in that 7th schedule we have the 3 lists. Yes, that is the union list, state list and the concurrent list. ठीक है, union list, state list and the concurrent list. So हमारा जो contract act का portion है that is covered in entry number 7 of the concurrent list. ठीक है, entry number 7 of the concurrent list का मतलब कि as we have the Indian Contract Act 1872, 1872 का ये कानून ऑलरेडी हमारे पास है, जिसको अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने इसको अडॉप्ट किया है। बट इसमें जरूरत पड़ने पर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है, नंबर 2 देखो कॉन्ट्रैक्ट का जहां तक हम समझते हैं, जैसे हम कहते हैं कि एवरी टाइम व्हेनेवर you buy something, you go for any services etc, कहीं पे आप कुछ भी करें, every day you go into the multiple types of contracts। तो लॉर्ड स्टेवल थे, इनका एक कोटेशन मुझे याद आ रहा है। उस कोटेशन में इन्होंने कहा था that contract is not just a joke, आप लोग लिख सकते हैं इसको, that is contract is not a joke of leisure time। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ जोक ऑफ लेजर टाइम, कि फ्री बैठे हुए कॉन्ट्रैक्ट जो है इसकी बातें करना ये जोक नहीं है। ठीक है, रादर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली लॉर्ड स्टेवल ने जो कोटेशन दिया था दैट इज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ जोक ऑफ लेजर टाइम, इस कोटेशन के पीछे एक जो इनकी रीजनिंग थी वो ये कि एवरी टाइम व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट देयर आर राइट्स एंड liabilities attached, there are the rights and the obligations of the parties which are attached to this, and therefore if any person who makes any kind of a contract with any other person, so उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। Now it is, ये पुरानी बातें हैं, लेकिन as far as our contract act is concerned, so हमें यहाँ से एक चीज समझ में आती है। देखो कि हम जनरली अगर हम कहें तो जैसे हमारे जितने भी मर्केंटाइल लॉ का एरिया है, लाइक दो इट इज द स्पेसिफिक रिलीफ, इट मे बी द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इट मे बी एनी अदर लॉ, तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट से जो राइट्स और रेमेडीज एटसेट्रा जो एमर्ज होती हैं, उन सारी चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। नाउ एज फार एज दिस लॉ इज कंसर्न, तो जहां तक बात है, देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम कहते हैं, तो उन्होंने 25 अप्रैल 1872 को इस लॉ को जो है असेंट दिया था। दैट इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द ब्रिटिशर्स दैट इज गिवन द कंसेंट टू दिस पर्टिकुलर लॉ ऑन 25th of April 1872, बट इसकी जो इन्फोर्सेबिलिटी की डेट है दैट इज ऑफ 1st of September 1872। ठीक है, इट इज द डेट ऑन विच इट केम इनटू फोर्स। It came into force। तो ये दोनों ही डेट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो तीन चीजें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी। नंबर 1 इज दैट एंट्री नंबर 7 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट और ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैरीज द लॉज रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। Similarly, the date of assent and the date of enforceability of the contract is to be seen accordingly। अब इसमें देखो हम दो चीजें अगर समझें, तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना इस सब्जेक्ट को जो है वो रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, आई होप एवरीवन हैज रिवाइज्ड दिस सब्जेक्ट। कल का भी हमने जो था वो दिन इसीलिए रखा था कि आप लोग थोड़ा सा इसको अगर एक बार रिवाइज कर लें तो इट विल बी बेटर फॉर अस टू डिस्कस एंड अ हेल्दी डिस्कशंस विल बी देयर ऑन दिस सब्जेक्ट। तो देखो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वैसे तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन सेक्शन नंबर 1 to 75, ठीक है, 1 to 75, इट इज कैरिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जहां तक बात है तो 1 to 75 कैरी करते हैं। अब बेसिक प्रिंसिपल्स में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक इफ वी से कि व्हाट इज द प्रॉमिस,
what is the acceptance, what is the proposal, what is the consideration, when agreements without consideration will be void or valid, what are the contingent contracts, what is the doctrine of frustration, similarly what is the process of novation, alteration or modification in the contracts, what are the remedies available if one of the party goes for the breach of contract, what are the rights and the liabilities of the other persons who are associated with the contract. तो ये सारे के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स सेक्शन नंबर 1 to 75 के अंदर जो है वो रखे गए। नाउ देखो, हम किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर कर लें, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब ये है, लाइक इफ यू गो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सेल डीड, so as far as the registration of the sale deeds are concerned, though it is to be regulated by the transfer of property act or accordingly with the registration act, हमें जो है उसको सप्लीमेंट करना पड़ता है। लेकिन हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने हमें सिर्फ ये बताया कि सेल डीड वैलिड कब होगी, सेल डीड के लिए क्या पेक्युलियर रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत कब है कब नहीं है। लेकिन the basic principles that how the seller or the buyer will make a contract with each other, those basic principles are given in this section 1 to 75। तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये हमारे टीपीए को भी सप्लीमेंट करेगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ भी चलेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स आर टू बी सीन इन करोलरी विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ ही ये जो मर्केंटाइल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं ये एक साथ ही चलते हैं, ठीक है। सो अब इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइक सेक्शन नंबर 1 to 75 में विल ट्राई टू फिगर आउट, जैसे कि सेक्शन नंबर 30 तक, सेक्शन नंबर 30 तक the basic things are given that what kind of contracts will be valid, what kind of contracts will be void, and what kind of contracts are voidable in nature। तीन तरह के चीजें जो है वो यहाँ पे रखी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वो बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो साथ साथ हमें समझनी पड़ती हैं, लेकिन वी आर डिस्कसिंग ऑल दोस थिंग्स इन अ ब्रीफ फॉर्मेट। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ, सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, and I believe that everyone will do that. So I will refer certain sections over here, like section number 2 onwards, section number 30 तक। It will be a type of a quick revision of these sections, ठीक है, factual रहेगा थोड़ा सा। और जब ये हम section number 30 तक एक बार go through करें, so only then we will able to solve the MCQs, ठीक है। So I am taking up the definitions firstly। आप लोग साथ साथ जो है अपने अपने चैट बॉक्सेस को ओपन करके whatever I will ask over here, you people kindly answer that। The definition of proposal is given under which of the following section? It is section number, which section, which clause of section number 2, that is clause number A। Very good। कहां पे लिखा गया है that once the proposal is accepted, the proposal will turn into a promise। कहां पे लिखा गया है that once the proposal is accepted by the other person, it will be considered to be a promise। So it is section number 2 clause B। सिर्फ कसक और सुरेंद्र थोड़ा सा एक्टिवली चल रहे हैं, what about उत्तर guys? Yes, section number 2 clause B states that whenever there is the acceptance of the proposal will become into promise, ठीक है। The definition of promiser and promisee, section number 2 clause C, ठीक है। Thereafter सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी जो है तो किस चीज की बात कर रहा है, दैट इट टॉक्स अबाउट दैट व्हाट इज अ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन किसके डिजायर पे आता है, एट हुज डिजायर द कंसीडरेशन इज देयर, एट द डिजायर ऑफ promiser or any other person। yes, at the desire of promiser। very good। कंसीडरेशन देगा कौन, who will give the consideration? promisee, और कोई भी व्यक्ति जो है वो कंसिडरेशन दे सकता है। yes, promisee or any other person who will give the consideration। yes, consideration is moving at the desire of the promiser and it may be given by the promisee or by any other person। ठीक है, कितने टाइप्स का कंसिडरेशन जो है वो होता है, how many types of consideration is there? it is of 3 types। there is the past, present and future। and past consideration in India is considered to be a good consideration। it is considered to be a valid consideration। तो देखो, जैसे हमने ये 4 क्लॉजेस की बात की, तो जब हम कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो वहीं पे हमें सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 23,
इसी के साथ जो है वो कंसिडरेशन के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए। पार्ट कंसिडरेशन वैलिड और पार्ट कंसिडरेशन वॉइड अगर है तो उसका एग्रीमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट जो है वो विदाउट कंसिडरेशन है तो जर्नल सेंस में हम कहते हैं दैट एग्रीमेंट इज वॉइड। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस गिवन इन सेक्शन नंबर 25 इटसेल्फ कि वो अगर एक्सेप्शंस के अंदर मैटर चला जाए तो एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन will be a valid agreement. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई में क्या चीज रखी गई है? यस, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई टॉक्स अबाउट which of the following aspect it talks about. सुनिंदा ने जवाब दिया, it talks about agreement. ठीक है, वेरी गुड। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एफ talks about the reciprocal promises. Reciprocal promises means whenever in return you are not getting any consideration but in return you are getting a promise from the opposite party. ठीक है, जब भी बदले में आपको कोई कंसिडरेशन ना मिले, rather you are getting a promise from the opposite party, that is to be called as the reciprocal promises. ठीक है, जैसे मान लीजिए I stated to one person that I will give my car to you after 2 months and he says that after 3 months he will give me the payment. So in present there is no consideration, nothing is done, but promises are given to each other. Section number 2 clause G जो है वो किसकी बात करता है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज जी। यस, वेरी गुड। इट टॉक्स अबाउट वॉइड एग्रीमेंट। वेरी गुड, इट टॉक्स अबाउट वॉइड एग्रीमेंट। जब हम वॉइड एग्रीमेंट की बात करते हैं सो सेक्शन नंबर 26 से लेके सेक्शन नंबर 30 का दायरा जो है अलोंग टुगेदर में सेक्शन नंबर 23 वो हमें ये क्लेरिफिकेशन दे देता है कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होंगे। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर आप किसी भी व्यक्ति को कोई ट्रेड प्रोफेशन बिजनेस करने के लिए रोकते हैं सो दैट एग्रीमेंट इज वॉइड। एन एग्रीमेंट विच इज रिलेटेड टू अ वेजर, ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज को लेके एग्रीमेंट किया जा रहा है विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज एंड द पार्टीज आर ओनली इंटरेस्टेड इन द विन एंड लूज बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द इवेंट, तो हम उसको वेजरिंग एग्रीमेंट के नाम से कहेंगे एंड वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड। सिमिलरली एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सो वहां पे भी इट इज वॉइड। सेक्शन नंबर 23 कहता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया है which is against the public policy, which is against the law, so that agreement is unlawful and hence it is void. तो वो सारी चीजें सेक्शन नंबर 23 और सेक्शन नंबर 25 से लेके 26 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक void एग्रीमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच किसकी बात करता है? यस, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच इट टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे एग्रीमेंट्स which are enforceable by law, every agreement which is enforceable by law is a contract. ठीक है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज आई, यस, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज आई टॉक्स अबाउट इट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरी गुड। देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की जहां तक बात है सेक्शन नंबर 13 से लेके सेक्शन नंबर 22 तक, सेक्शन नंबर 13 से लेके 22 तक there are several things which are mentioned over there, like if the agreement is without the consent of the parties, so those agreements are contracts but they are at the option of one of the party and hence it is a voidable contract. कोई भी एग्रीमेंट जब एक पार्टी के ऑप्शन पे चला जाए तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट तो बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करेगी वो बाइंडिंग रहेगा। द मोमेंट द पार्टी wants to avoid that contract तो वो उसके ऑप्शन पे वो उसको void डिक्लेयर करवा सकती है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 13 से लेके 22 तक जो है वो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि सारे के सारे सेक्शंस voidable कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, लेकिन जो कंसेंट का प्रिंसिपल है कि कब हम ये समझते हैं कि देयर इज अ वैलिड कंसेंट और देयर इज नो कंसेंट ऑफ द पार्टीज, तो उसको लेके कोर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और आपका जो अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो कॉन्सेप्ट है उनमें अगर मैटर चला जाए तो ऑल टुगेदर अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मिस्टेक, तो मिस्टेक के बेसिस पे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है तो वो या तो वॉइड हो जाएगा एग्रीमेंट या फिर वो कभी-कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। सो मिस्टेक को लेके एक सेपरेट लॉ है जो सेक्शन नंबर 20 से लेके 22 तक रखा गया है, बट द अदर सेक्शन दैट इज स्टिल सेक्शन नंबर 19 कैपिटल ए वो सिर्फ और सिर्फ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं। द लास्ट वन है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज जे जो हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से रिलेट करता है। सेक्शन नंबर 56 के पैरा नंबर 2 से वास्ता रखता है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज जे कहता है दैट कॉन्ट्रैक्ट्स जो स्टार्टिंग में तो वैलिड थे,
स्टार्टिंग में वैलिड थे, क्योंकि जब हमने एक बार वर्ड यूज कर दिया ना कॉन्ट्रैक्ट, तो इट मींस इट वाज एन एग्रीमेंट व्हिच वाज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बट लेटर ऑन इट बिकम्स वॉइड। तो बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता, इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल एंड देयर बाय इट बिकम्स वॉइड। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज जे के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, द कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, that is directly to be related with section number 56 para number 2 of the contract act, that is the doctrine of frustration। अब doctrine of frustration अपने आप में एक बहुत elaborated area है, but yes, ठीक है। तो जितने भी, जैसे आप लोग अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, and the definitions are more or less factually you people are aware of this, ठीक है। section number 3 talks about the communications, ठीक है, communication of proposal, communication of acceptance एंड रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। ये तीन चीजों की बात जो है जनरली कहें तो कम्युनिकेशंस की बात करता है कि प्रपोजल कम्युनिकेट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए, अगर रेवोकेशन करना है प्रपोजल का तो वो भी कम्युनिकेट होना चाहिए। लेकिन सेक्शन नंबर 3 ने तो सिर्फ आपको कम्युनिकेशन की बात बताई, वो कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा, व्हेन द कम्युनिकेशन गेट्स कंप्लीटेड। तो सेक्शन नंबर 4 which is a very important section as far as the contract act is concerned, तो when the communication will get completed, इसको लेके दो चीजें हैं, ठीक है। प्रपोजल का कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन। प्रपोजल का कम्युनिकेशन का रूल बड़ा सिंपल है कि आपने यहां से प्रपोजल भेजा, ऑपोजिट पार्टी को रिसीव हो गया, तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है। बट व्हेन इट कम्स टू द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के लिए अलग से कंप्लीट होता है और प्रपोजर के लिए अलग से कंप्लीट हो जाता है। तो रूल क्या है कि जैसे ही एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस के लेटर को पोस्ट में ड्रॉप करेगा, द प्रपोजर और द प्रोमिसर इज बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस, नाउ ही कैन नॉट गो फॉर द रेवोकेशन। अब वो अपने प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकता। और जैसे ही ये लेटर मिस्टर पी के पास पहुंच जाए तो एक्सेप्टर जो है उसके लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं और अब वो एक्सेप्टेंस से बाउंड है, वो एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता। सो सेक्शन नंबर 4 में जो रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस है वो दोनों लोगों के लिए अलग अलग रखे गए हैं, जो जर्नली कॉन्ट्रैक्ट इंटर एब्सेंटीज के लिए जाने जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इंटर एब्सेंटीज से हम ये समझते हैं व्हेन द पार्टीज आर नॉट प्रेजेंट बिफोर ईच अदर। पार्टीज जो है फिजिकली या वर्चुअली एक दूसरे के सामने अगर मौजूद नहीं है, लेटर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे हैं, तो उसमें सेक्शन नंबर 4 का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई किया जाता है। सेक्शन नंबर 5 टॉक्स अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। यस, सेक्शन नंबर 5 टॉक्स अबाउट व्हाट? यस एवरीवन, सेक्शन नंबर 5 किसकी बात करता है? रेवोकेशन की। व्हेन द रेवोकेशन कैन बी देयर, तो प्रपोजल का रेवोकेशन कब तक हो सकता है और एक्सेप्टेंस का रेवोकेशन कब तक हो सकता है, सेक्शन नंबर 5 इस चीज की बात करता है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस सर्टेन एमसीक्यूज ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया सो दैट द मोर क्लैरिफिकेशंस विल बी देयर। सेक्शन नंबर 6, आप जो है अपने प्रपोजल को कितने समय तक रिवोक जो है वो कर सकते हैं या कितने तरीके से रिवोकेशन जो है वो हो सकती है। तो सेक्शन नंबर 6 के अंदर देयर आर सर्टेन थिंग्स मेंशन्ड दैट हाउ द प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड। ठीक है, सेक्शन नंबर 7 आपको ये बताता है कि जब भी आप एक्सेप्टेंस करते हैं, सो एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस जो है इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। आप अगर कोई भी क्वालिफिकेशन अपनी एक्सेप्टेंस में ऐड कर दें तो वहां पे वो काउंटर ऑफर या क्रॉस ऑफर के तौर पे हम उसको जो है एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये जितने भी सेक्शंस हैं, ठीक है, ऑल दोस सेक्शंस हैव सेवरल अदर इंसिडेंट्स आल्सो। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे केसेस साथ में चलते हैं, केसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है अलग अलग कोर्ट्स ने जो है वो बताई हैं। स्पेसिफिकली इंग्लिश केसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो coming to the next one, section number 8. Yes, section number 8, 9 and 10. These three sections talk about which of the following things. Section number 8 बात करता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट जब करना है और एक्सेप्टेंस के लिए आपने कह दिया कि there are certain conditions given, और जो भी व्यक्ति ये कंडीशन फुलफिल कर लेगा तो it will amount to be the acceptance। तो कंडीशनल कंडीशंस को परफॉर्म करके,
ठीक है सुरेंद्र जर्नल ऑफर कह रहे हैं, ठीक है जर्नल ऑफर में भी सेम चीज है कि आपने एक ऑफर टू द पब्लिक एट लार्ज दिया है और एक कंडीशन है, जो भी व्यक्ति उस कंडीशन को परफॉर्म फुलफिल कर लेता है तो इट विल डीम टू बी दैट पर्सन हैज एक्सेप्टेड। सेक्शन नंबर 9, यस सेक्शन नंबर 9 बात करता है कि आपके जो प्रोमिसेस हैं एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली दोनों तरीके से बन सकते हैं। नेक्स्ट वन है सेक्शन नंबर 10 जो बात करता है कि एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफॉर्म किन सिचुएशंस में किए जाएंगे। तो देयर आर 5 पैरामीटर्स गिवन इन सेक्शन नंबर 10 इन व्हिच द एग्रीमेंट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ये लिखा गया दैट एवरी एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इफ द एग्रीमेंट इज हैविंग a lawful consideration, free consent, lawful object not expressly declared to be void, and it is made by a person who is capable of making a contract। तो 5 चीजें रखी गई है सेक्शन नंबर 10 के अंदर। अगर वो 5 चीजें हमें मिल जाए तो सेक्शन नंबर 10 के अकॉर्डिंगली वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लेकिन सब्जेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन लॉ। अगर कोई भी कानून के अंदर रजिस्ट्रेशन की बात की गई है तो हमें उसको फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट शायद बाइंडिंग ना हो पाए। सेक्शन नंबर 11 किसकी बात करता है? यस क्विक, सेक्शन नंबर 11 persons who are competent to contract, ठीक है। so every person who is of the age of majority or every person who is of the sound mind and not expressly the person is declared unqualified by any law, तो वो हर व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सेक्शन नंबर 12 जनरली जो है वो साउंड माइंड वाले लोगों के लिए चल रहा है। सेक्शन नंबर 11 माइनॉरिटी के लिए, 12 जो है वो अनसाउंडनेस और साउंडनेस ऑफ माइंड के लिए अप्लाई किया जाता है। सेक्शन नंबर 13, यस सेक्शन नंबर 13 इट टॉक्स अबाउट कंसेंट। वेरी गुड, तनु ने जवाब दिया कि कंसेंट, दैट कंसेंट का मीनिंग क्या है? कंसेंट जनरली मींस देयर मस्ट बी द मीटिंग ऑफ द माइंड्स इन द सेम थिंग ऑन द सेम सेंस, ठीक है कि आप कंसेंसस एड आइडम का एक प्रिंसिपल है सेक्शन नंबर 13 के अंदर। उस कंसेंसस एड आइडम से हम ये समझते हैं दैट मीटिंग ऑफ द माइंड्स ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो अगर ये चीज हमें ना मिले तो पार्टीज का कंसेंट नहीं है, और अगर कंसेंट नहीं है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। सिमिलरली सेक्शन नंबर 14 विशिएटिंग एलिमेंट्स की बात करता है कि फ्री कंसेंट जो है वो कब माना जाता है। वेरी गुड, फ्री कंसेंट कब माना जाता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय आपने जो अपना एग्रीमेंट बनाया उसमें आपका कंसेंट फ्री था। इसका मतलब यह है कि कोई कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से आपका कॉन्ट्रैक्ट अफेक्टेड नहीं है। अगर इनमें से एक भी विशिएटिंग एलिमेंट से आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर अफेक्ट कर जाए तो हम उसको फ्री कंसेंट नहीं कह सकते। सेक्शन नंबर 15, यस सेक्शन नंबर 15 किसकी बात करता है? कोर्शन की बात करता है। वेरी गुड, कोर्शन इज अ प्रिंसिपल व्हिच इज गिवन इन सेक्शन नंबर 15 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन कोर्शन कहीं पे डिफाइन नहीं है। तो हम जनरली अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की परिभाषा को देखें तो कोर्शन मींस आस्किंग अ पर्सन टू डू समथिंग व्हिच इज पनिशेबल अंडर द आईपीसी, ठीक है। तो आप अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ ऐसा करने के लिए कहते हैं अंडर फियर और ड्यूरेस, ठीक है, जबरदस्ती किसी से कुछ ऐसा करवाया जाता है जो कि हमारे इंडियन पेनल कोड के अंदर एक अपराध है, तो हम मानेंगे कि उसको आपने कोर्शन के थ्रू वो एग्रीमेंट जो है वो करवाया है, ठीक है। लेकिन बाकी अपार्ट फ्रॉम द आईपीसी सेक्शन नंबर 15 बाकी अदर लॉज को जो है वो कवर नहीं करता है। सेक्शन नंबर 16 किसकी बात करता है? यस, अनड्यू इन्फ्लुएंस। वेरी गुड, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है कि जब एक व्यक्ति दूसरे को एक मेंटली जो है मेंटल फियर जिसको हम कह सकते हैं वो अप्लाई करके कोई एग्रीमेंट जो है उसमें एंटर करवाता है। एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस मींस यू आर इन्फ्लुएंसिंग द अदर पर्सन विद द अनलॉफुल मींस because you have the fiduciary relationship with that other person. Fiduciary relation matlab there is a trust and faith relationship between two persons. On the basis of that faith or that faith the agreement is there. Similarly जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट कर सकता है बिकॉज ऑफ हिज पावर, तो वहां पे एक अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो अप्लाई हो सकता है। यहीं पे जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 16 की, सो देयर आर सेवरल पैरामीटर्स ऑफ सेक्शन नंबर 111 ऑफ द एविडेंस एक्ट, उनको भी साथ में जो है वो देखना पड़ता है। सेक्शन नंबर 17, यस सेक्शन नंबर 17 फ्रॉड की बात करता है। वेरी गुड, देखो फ्रॉड को एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन नंबर 17 के अंदर, जिसको हम जनरली ये समझते हैं कि डिसीव करना, सामने वाले व्यक्ति को डिसीव कर देना, डिसेप्शन प्ले करना। जब हम डिसेप्शन की बात कर रहे हैं तो आप कैसे क्यों डिसीव कर रहे हैं? द रीजन फॉर द डिसेप्शन इज यू वांट दैट अदर पर्सन टू गेट इनटू एन एग्रीमेंट।
ठीक है, आपने सामने वाले को डिसीव किया ताकि वो आपके साथ कोई एग्रीमेंट जो है वो एंटर करे। डिसेप्शन कितने तरीके से हो सकता है? देयर आर 5 मेथड्स और 5 मैकेनिज्म्स आर गिवन इन सेक्शन नंबर 17 इटसेल्फ, जिनके बेसिस पे फ्रॉड जो है वो किया जा सकता है। दैट इज सजेस्टिंग अ फॉल्स फैक्ट टू द अदर पर्सन एंड यू नो दैट द फैक्ट इज फॉल्स, ठीक है, और सप्रेशन ऑफ अ फॉल्स फैक्ट, you are deceiving the other person, you are making any person but you are making any promise to the person but you have no intention to perform that promise, और लास्ट में किसी भी दूसरे तरीके से अगर आप डिसीव कर पाए तो वो सारी चीजें सेक्शन नंबर 17 के अंदर जो है वो कवर हो जाती हैं। लेकिन सेक्शन नंबर 17 के अंदर प्रिंसिपल ऑफ उब्रीमा फाइडी जो है वो रखा गया है ना। उब्रीमा फाइडी का प्रिंसिपल क्या है कि कभी कभी पार्टीज के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ इतना ज्यादा होता है कि आप सामने वाले की बात पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन द अदर पर्सन इज प्लेइंग फ्रॉड विद यू। सो कभी कभी आपकी ड्यूटी होती है बोलने की, लेकिन आप नहीं बोलते हैं, जो रियल फैक्ट्स हैं वो आप नहीं डिस्क्लोज करते हैं, तो उनके बेसिस पे कहीं सामने वाले व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो सकता है। सो इज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू फ्रॉड और नॉट? Is mere keeping a silence is a fraud or not? तो सेक्शन नंबर 17 का जो लास्ट पैराग्राफ है along with the reading of section number 19 कैपिटल ए, वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है कि क्या ये पूरा ड्यूटी ऑफ स्पीक, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू फ्रॉड, ये सारी चीजें हैं क्या। Thereafter the next section is section number 18 and it talks about misrepresentation कि when you are making a suggestion of a fact to the person and you believe that fact to be true, आपको लगता है कि जो भी आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन एक्चुअली में वो चीज जो थी वो गलत थी, ठीक है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज टू बी कॉल्ड एज मिसरिप्रेजेंटेशन। सेक्शन नंबर 19 बात करता है कि जब भी आप कोर्शन, फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन करके कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा या नहीं होगा, वो सारा टेस्ट आपको सेक्शन नंबर 19 क्लियर करता है। कभी कभी ये एग्रीमेंट्स वैलिड हो सकते हैं प्रोवाइडेड एक्सेप्शंस के अंदर अगर मैटर चला जाए, और कभी कभी ये वॉइडेबल रहते हैं। सेक्शन नंबर 19 कैपिटल ए बात करता है कि अगर आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई करके एक एग्रीमेंट साइन किया था तो उस एग्रीमेंट का फेट क्या है, उस एग्रीमेंट को वॉइडेबल मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्या पार्शियली वो एग्रीमेंट इन्फोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है। एवरीथिंग इज देयर इन सेक्शन नंबर 19 कैपिटल ए। सेक्शन नंबर 20 यस, सेक्शन नंबर 20 किसकी बात करता है? इट टॉक्स अबाउट सेक्शन नंबर 20 यस, which of the following principles are dealt in section number 20, that is the mistake of fact. Very good. अब जब हम mistake of fact की बात करते हैं and there is a mutual mistake by both the parties, then the agreement will be, if there is a mutual mistake by both the parties, the agreement will be bilateral mistake जिसको हम कहते हैं, तो agreement क्या होगा? void रहेगा, ठीक है। very good. section number 21 mistake of लॉ की बात करता है कि अगर आपने इंडियन लॉ की मिस्टेक की है तो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज, ठीक है। अगर वो एग्रीमेंट अदरवाइज परफॉर्म हो सकता था, इन्फोर्स हो सकता था, तो हम उसको कर लेंगे। और अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया है विच इज अगेंस्ट द सेटल्ड लॉ ऑफ इंडिया, सो उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। सिमिलरली सेक्शन नंबर 22 इट टॉक्स अबाउट व्हेन देयर इज अ यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ fact. Unilateral mistake of fact का मतलब one of the party to the agreement is under a mistake of fact and the other is not, so contract will not be voidable, rather it will be seen in reference to the terms of the contract कि वो enforce होगा या नहीं होगा। A lot of things are there, ठीक है। section number 23 yes, public policy का principle कहाँ पे है? section number 23 के अंदर है। section number 23 talks about कि कुछ एक वो चीजें हैं जब आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ले जो एग्रीमेंट इमोरल एक्ट को लेके है, कोई एक ऐसा एग्रीमेंट आप कर रहे हैं जिसमें आपका जो आप लॉ की सेटल्ड प्रोविजंस को डिफीट करने वाले हैं, आप कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जो मोरालिटी, पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट है, तो वो सारे एग्रीमेंट्स अनलॉफुल हैं और अनलॉफुल होने के कारण से वो सारे एग्रीमेंट्स वॉइड माने जाएंगे। आपको अगर ये सवाल आ जाए कि एन एग्रीमेंट अफेक्टेड बाय सेक्शन नंबर 23 इज अनलॉफुल और इट इज वॉइड, तो आंसर होना चाहिए इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, बिकॉज वो अनलॉफुल है, लेकिन अनलॉफुल होने के कारण से वो एग्रीमेंट वॉइड हो चुका है, ठीक है। तो
एग्रीमेंट के फेट सिर्फ 3 ही है, या तो वो एग्रीमेंट वॉइड रहेगा, या वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वैलिड है, या फिर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हुआ लेकिन वो वॉइडेबल। ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। सेक्शन नंबर 24, यस क्विक, सेक्शन नंबर 24 किसकी बात करता है? कंसिडरेशन से रिलेट करता है। व्हेन, void consideration, I don't think it is a right phrase, ठीक है, unlawful consideration शिका कह रहे हैं। ठीक है, देखो as far as the consideration is concerned, तो अगर एक एग्रीमेंट को लेके एक आपने प्रॉमिस किया, opposite party is giving you the consideration, but partly that consideration is unlawful and partly it is valid, so और वो जो आपका consideration है वो अलग अलग नहीं हो सकता, it is not severable, तो हम इसमें उसको void agreement के तौर पे उसको हम लेके चले जाते हैं। ठीक है, बिकॉज वो एग्रीमेंट जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं है। ठीक है, और जब हम सेक्शन नंबर 24 डिस्कस करते हैं तो इसी के साथ साथ कौन से सेक्शंस जो है वो साथ में आते हैं। यस, जिन लोगों ने फाउंडेशन कोर्सेज की क्लासेस लगाई हैं, यस सुरेंद्र ने जवाब दिया, वेरी। सेक्शन नंबर 56, यस सुरेंद्र 56 थोड़ी आएगा, कंसिडरेशन के साथ part consideration valid, part consideration void, all those things, reciprocal promises to do something legal, to do something illegal। section number 63 में कहां जा रहे हो शालिनी? मेरे section number 63 तो बात करता है promise, promise made dispense with or remit with the performer। 63 सर क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन मेरा है कि जब हम सेक्शन नंबर 24 पढ़ते हैं, that is if the consideration is partly valid partly invalid, so and it is not severable, अलग अलग वो consideration नहीं हो सकता, तो पूरा एग्रीमेंट आपका जो है वो void माना जाता है, बिकॉज कंसिडरेशन लॉफुल नहीं था। लेकिन इसी के साथ साथ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को लेके 57 और अल्टरनेटिव प्रोमिसेस को लेके सेक्शन नंबर 58 जो है, वो दोनों सेक्शंस इसके साथ आप लोगों ने क्लासेस लगाई हैं, वहीं पे हमने रिलेट किए होंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 57 एंड 58, नॉट 56 एंड 58 सुरेंद्र जी, 57 एंड 58 आएगा। ठीक है, सो इसके साथ साथ नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 25 which talks about that an agreement without consideration is, an agreement without consideration is what kind of agreement it is? Void. It is void agreement। very good। सेक्शन नंबर 25 के अंदर 3 एक्सेप्शंस लिखी गई हैं। उन एक्सेप्शंस के अंदर अगर मैटर चला जाए तो एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज स्टिल कंसीडर्ड टू बी अ वैलिड एग्रीमेंट एंड इट कैन बी इन्फोर्स्ड। सेक्शन नंबर 26, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ, यस। सेक्शन नंबर 26 किसकी बात करता है? एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। वेरी गुड, शिखा ने आंसर दिया है। सेक्शन नंबर 27, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ trade। section number 28, an agreement by which you are restricting the legal proceedings। अगर आप किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स को रिस्ट्रेन करने के का कोई एग्रीमेंट करते हैं तो सेक्शन 28 कहता है ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। पार्शियल रिस्ट्रेन कर रहे हो वो वैलिड हो सकता है, टोटली रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता। सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 29 अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित है कि अगर आपका एग्रीमेंट जो है वो अनसर्टेन है, टर्म्स आर नॉट सर्टेन, नाइदर इट इज सर्टेनेबल, द एग्रीमेंट इज वॉइड। एंड सेक्शन नंबर 30 टॉक्स अबाउट, यस, section number 30 talks about wagering agreement। wagering agreements are considered to be the void agreements, but there is an exception, that is section number 294, कैपिटल ए के अकॉर्डिंगली। कभी कभी स्टेट लॉटरीज होती है, उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो और 100 रुपए से ज्यादा का अगर कोई हॉर्स रेस एटसेट्रा वाला इशू है तो उसमें वो वैलिड रहेगा, बट अदरवाइज वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड। सो सेक्शन नंबर 30 से लेके 30 तक जो है कि जितने भी सेक्शंस, जैसे अभी हमने वन को गो थ्रू किए, तो लगभग जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन थ्रू विद दीस सेक्शंस मल्टीपल टाइम्स एंड ओनली देन यू पीपल आर एबल टू रिकलेक्ट इट। ठीक है, इसीलिए आपके ध्यान में ये चीजें जो है वो रह रही है। लेकिन नाउ आई एम टेकिंग यू पीपल टू द क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस जो मैं अभी लेके आऊंगा, सो जो क्वेश्चंस अभी हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, इन क्वेश्चंस में इट इज नॉट दैट ओनली सेक्शन नंबर 30 तक के ही सवाल है, और भी सवाल आ सकते हैं। सो लेट अस सी how many questions we can complete in the today's session। चलिए, I hope everyone is ठीक है। सुरेंद्र सेक्शन 19 का एक्सप्लेनेशन पूछ रहे, कोई बात नहीं, अभी लेट मी कम टू द क्वेश्चंस है ना, उसके बाद विल डिस्कस दैट, नो इश्यूज। ठीक है, सो आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कोशिश करेंगे कि कौन से सेक्शन से ये हमारा सवाल जो है ये रिलेट करता है। क्वेश्चन है that W had been
served with the summons requiring him to give evidence before the court of law. D, who was a party to the case, gave him a promissory note to pay a sum of money for his trouble. The promissory note was valid, voidable, void, or it is valid for good consideration. Yes. सोच समझ के सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है, सोच समझ के, ऐसा ही नहीं कुछ भी बोलते रहेंगे। क्वेश्चन है द W has been served with the summons requiring him to give evidence before the court of law. D, who was a party to the case, gave him a promissory note to pay a sum of money for his trouble. The promissory note was valid, void, voidable, or it is valid for good consideration. Yes. सेक्शंस पे तो इतना रट्टा मारा है कि कोई हिसाब नहीं है, लेकिन सवाल आया तो सब चुप हो गए। Yes. Anyone who can refer me the concerned section related to this? सब चुप हो गए। सेक्शन नंबर 74 से सवाल है, 74 में एक चीज है कि अगर आप लॉ के अकॉर्डिंगली कुछ करने के लिए बाउंड होते हो, ठीक है, इफ यू आर बाउंड बाय लॉ टू डू समथिंग एंड यू पे समथिंग फॉर दैट, सो इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। इसमें जो आपका जो आंसर है, दैट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है वो राइट आंसर आएगा, दैट इज वॉइड, बिकॉज इसका में जो लेट मी कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सो दैट यू कैन गेट इट अंडरस्टैंड। जस्ट So I hope it is visible to everyone. लिखा हुआ है that D issued a promissory note in favor of W who was required to perform a legal obligation. तो W को क्योंकि समन आया था, उसको आना ही था, ठीक है, तो promissory note देना कि भैया तुम आ जाना, ठीक है, ये कोई वैलिड चीज नहीं है। सेक्शन नंबर 74 इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। 74 की इलस्ट्रेशंस पढ़ोगे, you will get to know this. Performance of a legal duty is no consideration for a promise. Legal duty अगर आप करने के लिए बाउंड हो, समन आया है, कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, कोई आपको पैसे दे कि कोर्ट में चले जाना भैया, तो that is not a valid consideration, it is no consideration from a promise, and such note was void for the want of consideration, क्योंकि उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। There is nothing done at the desire of the promisor, rather whatever is to be done, it is in reference to the legal duty. Is it clear to everyone? Yes. Section number 74 याद रखना, 74 के अंदर the whole section is very very important, और वहीं से illustration अगर पढ़ोगे तो you will get to know this. ठीक है, अगला सवाल है the leading case on the principle of promissory estoppel. प्रॉमिसरी एस्टॉपल पता है ना, कि आपने एक व्यक्ति को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे लिए ये करूंगा, वो व्यक्ति ने अपनी लीगल पोजीशन को चेंज कर लिया और बाद में आप जो है पलट जाते हैं, तो ये प्रॉमिसरी एस्टॉपल होता है। वंस यू मेड अ प्रॉमिस टू द अदर पर्सन चेंजेस हिज लीगल पोजीशन, यू आर एस्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय यू। कौन सा केस जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल के ऊपर आधारित है? इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वरधारी सिंह, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, राजरानी वर्सेस प्रेम अदीब, और लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। सभी लोगों ने बी आंसर दिया, दैट इज केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, परफेक्टली फाइन, राइट आंसर। जो इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वरी सिंह का जो केस था, ये केस अनसाउंडनेस के प्रिंसिपल पे है। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस प्रॉमिसरी एस्टॉपल पे है। राजरानी वर्सेस प्रेम अदीब का जजमेंट जो है वो माइनॉरिटी के रिलेट करता है, और लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस जर्नल ऑफर से रिलेट करता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, sometimes the promissory estoppel is spoken as a substitute for restitution, novation, undue influence, or consideration. Sometimes promissory estoppel is spoken as a substitute for which of the following? Restitution, novation, undue influence, or consideration. ठीक है, so as most of you have given the answer, that is consideration. देखो consideration वैसे तो ठीक है,
इसमें लेकिन एक छोटा सा मैं एक व्यू पॉइंट रखना चाहूंगा, क्योंकि जो आप लोग आंसर कर रहे हैं दैट इज कंसिडरेशन, परफेक्टली फाइन, वही आंसर है, बट HPGS में द सेम क्वेश्चन वाज देयर, ठीक है, एक दो बार पूछा गया ये सवाल, तो उसमें जो आंसर था वो रेस्टिट्यूशन को मार्क किया गया एंड बेसिकली दैट आंसर वाज रॉन्ग, ठीक है। वैसे तो वो आंसर गलत है, बिकॉज प्रोमिसरी एस्टॉपल इज कंसीडर्ड टू बी अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द कंसिडरेशन, बट यस, क्योंकि दो बार सवाल आया है और दोनों ही बार उन्होंने सेम आंसर को रखा है, ठीक है, तो वैसे तो उस पर बहुत बार ऑब्जेक्शंस गए थे, ठीक है, लेकिन आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दैट कि वो ऑब्जेक्शन जो था वो सस्टेन किया या नहीं, बट यस द राइट आंसर ओवर हियर इज द कंसिडरेशन। बट इसमें फिर भी मैं जो एक ओपन एंडेडनेस रखूंगा कि इसमें हम लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर कमीशन ने इस कंसर्न ऑप्शन को, ठीक है, जैसे कंसिडरेशन को लोगों ने मार्क किया था लेकिन उन्होंने गलत किया है, so why they have done so, because ultimately the promissory estoppel is considered to be a substitute for the consideration, because कभी कभी हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कंसिडरेशन देते हैं और कभी कभी हम बदले में प्रॉमिस देते हैं, ठीक है, और प्रोमिसरी एस्टॉपल को एक वैलिड कंसिडरेशन जो है वो माना जाता है, बट व्हाई द कमीशन इज गिविंग द रॉन्ग आंसर टू दिस, दैट इज नॉट क्लियर। मैं उसके भी एक पीछे का आपको कारण बताता हूँ। हुआ क्या था, झारखंड जुडिशरी में 2015 14 या 15 में सेम यही सवाल था, और वहां पे जो आंसर की आई थी उसमें भी वही गलत आंसर जो था वो दिया गया था, तो सेम क्वेश्चन इज कॉपी एंड पेस्टेड इन हिमाचल एंड द अदर स्टेट्स आल्सो, तो सेम वही आंसर को जो है ना वो लोग फॉर्मुलेट करते हैं, तो इसको लेके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टिल आई विल नॉट मार्क एनी कंक्लूजन ओवर दिस, इसका मैं एक जो शॉर्ट सिनॉप्सिस है उसको एक आपको कोशिश करूंगा आज या कल तक मैं आपको फॉरवर्ड करूं प्रोमिसरी एस्टॉपल के ऊपर, सो दैट द करेक्ट अप्रोच एज फार एज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कंसर्न आप उस तक पहुंच पाए, लेकिन जहां तक आप कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं इट इज परफेक्टली अ राइट आंसर। Yes, so the next question is the law declared by the Privy Council in Mohri Bibi case is that the minor's agreement is absolutely void, valid, voidable or illegal। तो बहुत ही सिंपल सा, yes, it is absolutely void, yes everyone। ऑप्शन नंबर ए पे सभी लोग आ रहे हैं, दैट इज एन एग्रीमेंट विद द माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड एंड इट इज वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। अगला सवाल है दैट जी अ माइनर was allotted by P a film producer a role of an actress in a particular film, ठीक है। G a minor was allotted by P a film producer a role of an actress in a particular film, the agreement was made with her father, P subsequently allotted the role to another artist and terminated the contract with G's father, ठीक है। हुआ क्या कि एक प्रोड्यूसर है, उसने एक लड़की के पिताजी के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं आपकी डॉटर को जो है रोल दूंगा एक्ट्रेस का, लेकिन बाद में उसने किसी और को वो रोल अलॉट कर दिया और उस लड़की के फादर के साथ एग्रीमेंट जो था उसको टर्मिनेट कर दिया। ऑप्शंस हैं दैट जी कुड हैव सूड पी, कि जो लड़की है क्या वो प्रोड्यूसर के ऊपर केस कर सकती है। दूसरा, जीज फादर कुड हैव सूड पी, कि लड़की के पिताजी जो है वो केस करेंगे। नीदर जी नॉर हर फादर कुड हैव सूड पी, और ईदर जी और हर फादर कुड हैव सूड पी। तो राइट आंसर शुड बी व्हाट? यस, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, most of you are tilted towards option number D, that G's father could have sued P, and you people are applying the principle of privity to contract, that is the contract was between G's father and Mr. P, and hence it should be there, okay। And any other answer by your side? Now you people just tell me, is
any valid consideration is given by G or G's father? Yes. No, sir. यहाँ पे कोई कंसिडरेशन दिया है? No, sir. यस, शिखा और कसक ने सी आंसर मार के, बाकी सब तो बी पे आ रहे थे। देखो, कभी भी सूट फाइल करने के लिए एग्रीमेंट की जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस, देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस ऑफ दैट, एंड देयर मस्ट बी द कंसीडरेशन फॉर द इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ दैट एग्रीमेंट। तो ये जो कंसर्न्ड सिचुएशन हम लोगों ने अभी डिस्कस करी, अभी अभी ऊपर मैंने एक केस का जिक्र किया था, दैट इज राज रानी वर्सेस प्रेम अदीब का जो केस था। तो उसी केस के ये फैक्ट्स हैं, जिसमें मैं यहाँ पे एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रहा होगा। लिखा है, इन राज रानी वर्सेस प्रेम अदीब इट वाज हेल्ड दैट नीदर जी nor her father could have sued on the promise as where the contract is still executory or the consideration is still to be supplied, the principle of Mori Bibi case will prevent any action on the contract. ठीक है, तो एक तो ये माइनॉरिटी वाला प्रिंसिपल, दूसरा कंसिडरेशन वाज नॉट गिवन, इट वाज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयरफॉर because the neither G nor his father has given any consideration to the opposite party, and hence the parties has no right to go for a suit against Mr. P. ठीक है, is it clear to everyone? Yes, the executory consideration, executory contracts, the consideration was not given, so it is not enforceable as a contract and the suit cannot be filed. अगला सवाल है, the agreement of a person of unsound mind is, बहुत ही सिंपल सवाल है, that is voidable in India, void in India, voidable in India and in England as well, void in India and England as well. Question number 6 में what should be the right answer? An agreement of a person of unsound mind is, कैसे आप सी कह रहे हैं, voidable? Yes. सुरेंद्र डी, बाकी लोग यस, तनु, शिखा, शालिनी, रमेश जी तो बहुत ही साइलेंट बैठे हैं, ही इज ओनली वाचिंग ओवर हियर आई थिंक। यस एवरीवन, रमेश जी डी कह रहे हैं, वॉइड इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड आल्सो। तो देखो, इंडिया का तो कानून आपको पता है, इंडिया का तो कानून पता है कि सेक्शन नंबर 12 कहता है दैट इफ एनी एग्रीमेंट इज देयर विद द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड द एग्रीमेंट वाज मेड ड्यूरिंग हिज अनसाउंडनेस, द एग्रीमेंट इज वॉइड। लेकिन इंग्लैंड का कानून शायद आपकी नॉलेज में ना हो, ठीक है। सो लेट अस कम, शिखा ने आंसर दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड शिखा। देखो इसमें जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन जो है उसको रीड आउट कर रहा हूं, तो यू पीपल काइंडली फोकस इट, दैट इन इंग्लिश लॉ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन। In India, on the other hand, the agreement of a person of unsound mind is like that of minor and absolutely void. तो इंडिया में अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को माइनॉरिटी वाले व्यक्ति के सिमिलर ही देखा जाता है और उसका एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। लेकिन इंग्लैंड में अनसाउंड माइंड के व्यक्ति जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं ऑप्शंस पे, ठीक है। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर? वॉइडेबल इन इंडिया, वॉइड इन इंडिया, और C or D? The right answer should be option number B, that is it is void in India but it is voidable in England, ठीक है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, who said restitution stops where repayment begins? किसने कहा? इतना रिमार्केबल कोटेशन एक ऐसे ज्यूरिस्ट दे गए जिसके ऊपर आपको 13 नंबर का सवाल आ जाता है। Restitution stops where repayment begins. Lord Sumner, Lord Macnaghten, Lord Lindley, or Lord Davey? Yes. Restitution stops where repayment begins. Leslie versus Shell and all those cases are there. आप लोगों ने आंसर सही दिया. That is Lord Sumner has given this phrase, that is restitution stops where repayment begins. अगला सवाल, the bench which heard the case of Mori Bibi versus Dharmadas Ghosh was consisted of, yes, the bench which was heard the case of Mori Bibi versus Dharmadas Ghosh consisted of 7, 6, 5, 3.
कसक आप बहुत गलत कर रहे हैं, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, स्टिल द आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, कसक 6 पे कर दिया, वेरी गुड। देखो एज फार एज द मोहरी पीपी वर्सेस धर्मोदास घोष केस इज कंसर्न, इट वाज द 6 जजेस बेंच, 6 जजेस का बेंच था, जिसमें हमारे लॉर्ड मैग्नॉटन, लॉर्ड डेवे, लॉर्ड लिंडले, सर फोर्ड नॉर्थ, सर एंड्रयू स्कॉबल एंड सर एंड्रयू विल्सन, ये सारे जूरिस्ट जो थे, इस जजेस जो थे इस केस को डिसाइड करने के लिए बैठे थे। ठीक है, तो इट इज द 6 जजेस बेंच जजमेंट, 6 जजेस। ठीक, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 of Indian Contract Act, who among the following is incompetent to contract? सेक्शन नंबर 12 के तहत इनमें से कौन सा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है? A person disqualified from contracting by any law, minor, person of unsound mind, or all of them? Yes, very simple question. मुझे नहीं लगता कि इतना समय आप लोगों को लगाना चाहिए। शालिनी और सुरेंद्र ने डी, कसक का सी है, रमेश का सी है, दैट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, शिखा का भी डी है, एंड व्हाट अबाउट अदर? यस, देखो सेक्शन नंबर 11 बात कर लेता है पर्सन हु बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी और एनी पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, बट एज फार एज द पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड आर कंसर्न, सेक्शन नंबर 12 सिर्फ उन तक सीमित है। तो सेक्शन नंबर 12 जो है उसके अकॉर्डिंगली पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा शिखा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिकॉज आपका एनी पर्सन हु इज ऑफ द माइनॉरिटी और एनी पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ वो सेक्शन नंबर 11 के अंदर कवर हो जाएगा। अगला सवाल, again very important question, a property worth about 5 lakh was agreed to be sold by a person for rupees 50,000। 5 लाख की प्रॉपर्टी 50,000 रुपए में एक व्यक्ति जो है देने के लिए, बेचने के लिए रेडी। his mother proved that he was a congenital idiot incapable of understanding the transaction, hence the sale is void। in this context, which of the following is correct? Mother would succeed, mother would not succeed, agreement being voidable therefore could be avoided, mother has to act in accordance with the terms of the contract। yes, सवाल है, एक व्यक्ति ने 5 लाख की प्रॉपर्टी 50,000 में बेची, उस व्यक्ति की मां ने कहा कि ये व्यक्ति इडियट है, ये ट्रांजैक्शन को नहीं समझ सकता और इसलिए ट्रांजैक्शन जो है, सेल जो है वो वॉइड है। इस कंटेक्स्ट में फॉलोइंग चीज कौन सी ठीक है? क्या मदर सक्सीड करेंगी, नहीं करेंगी? क्या ये एग्रीमेंट वॉइडेबल है और अवॉइड किया जा सकता है जिस व्यक्ति ने इसे बनाया था? और मदर हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यस, बहुत ही सिंपल सवाल है, थोड़ा सा माइंड एप्लीकेशन, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और इतना माइंड एप्लीकेशन तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ यू आर टिल्टेड टुवर्ड्स ऑप्शन नंबर सी। कसक ने ए जवाब दिया है, वेरी गुड। ठीक है, कुछ एक ने सी कहा है, जो सी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट बीइंग वॉइडेबल देयरफॉर कुड बी अवॉइडेड। ठीक है, और सिचुएशन क्या है कि एक व्यक्ति, मैं इसको अगर एक हिंदी शब्दावली में अगर इसका अनुवाद करूं तो वो ऐसा आता है कि एक व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड का है, उस व्यक्ति ने एक ट्रांजैक्शन किया, क्या वो ट्रांजैक्शन, क्या वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल होगा या नहीं होगा? बस इतना जवाब चाहिए। नो सर। इज दैट एग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल और नॉट? जितने भी लोग सी पे आ रहे हैं, जितने भी लोग सी पे आ रहे हैं, दैट एग्रीमेंट बीइंग वॉइडेबल, तो वॉइडेबल तो सिर्फ आता है ना जब कोर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो। यहाँ पे क्या ऐसी चीज है? द आंसर इज नो। ठीक है, सो इन दिस केस द मदर वुड सक्सीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेक्शन नंबर 12 के तहत हम इसको जो है वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं। अगला सवाल, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वाज फॉर्म्ड विदाउट फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज वुड बी void, voidable, void ab initio, or voidable at the option of the party whose consent was not free। yes, ठीक है, सी और डी में अटक जाओगे, voidable और voidable at the option of the party whose consent is not free। एलिमिनेशन की थ्योरी अप्लाई कर लो,
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच वाज फॉर्म विदाउट फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी वुड बी, ये वॉइड नहीं होता है, वॉइड एब इनिशियो नहीं होता है, वॉइडेबल तो होता है लेकिन वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following case there is no coercion? In which of the following case there is no coercion? Threat to strike, X entered into a contract to avoid a threatened prosecution, a contract made under statutory compulsion, or none of the above. इनमें से कौन सी जो चीज है उसमें कोर्शन अप्लाई नहीं हुआ है? थ्रेट टू स्ट्राइक, X entered into a contract to avoid a threatened prosecution, a contract made under a statutory compulsion. Yes, क्या इनमें से किसी में भी कोर्शन की एप्लीकेशन है? यस, सब लोग अटक गए। यस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस देयर इज नो कोर्शन? थ्रेट टू स्ट्राइक, X entered in a contract to avoid threatened prosecution, a contract made under statutory compulsion, or none of them. थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस। पहले चलो क्वेश्चन का जो डेफिनेशन है अगर आप उसको एक बार देखें तो मेरे ख्याल से आप एक सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। लेट मी कम टू सेक्शन नंबर 50। या लिखा है क्वेश्चन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any other person, whatever with the intention of causing any person to enter into an act. Question is committing or threatening to commit any act forbidden by IPC or unlawful detaining or threatening to detain any property to prejudice of any person, whatever with the intention of causing that person to enter into an act. So what should be the right answer? Which of the following case there is no coercion? क्या थ्रेट टू स्ट्राइक आईपीसी के अंदर कहीं पे पनिशेबल है? यस और नो? यस, क्या थ्रेट टू स्ट्राइक का कोई पनिशेबल प्रावधान आईपीसी के अंदर है? आंसर इज नो, तो मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। एक्स एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू अवॉइड थ्रेटेंड प्रोसिक्यूशन, इट इज आल्सो नॉट एन ऑफेंस अंडर आईपीसी। A contract made under statutory compulsion is not an offense under IPC, and therefore the right answer over here is option number D, that is none of the above. इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कोर्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कवर हो रही है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अगला सवाल है a financial institution lends money to a borrower at a high rate of interest when there is acute scarcity of liquidity in the market. ठीक है, एक बैंक ने या कोई इंस्टीट्यूशन ने एक व्यक्ति को लोन दिया, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जब मार्केट में पैसे की कमी थी। Such high rate of interest renders the agreement of loan void, valid, voidable, illegal. Yes, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। It is valid. ठीक है, हमारा कौन सा सेक्शन रेफर करते हैं? Yes, it is section number 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात आएगी वहां पे, और यहाँ पे क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बार्गेन नहीं है, बिकॉज इट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, ऐसा होता है, सो हम वहां पे इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। एंड दिस इज नॉट अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, रेदर इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड, अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, सो आई विल टेक अप 2 सवाल में और लूंगा, फिर बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है, अ पर्सन इज सेड
to be able to dominate the will of the other if, एक व्यक्ति दूसरे की will को dominate कब कर सकता है? If he hold a real or apparent authority over the other, if he stands into the fiduciary relation with the other, if he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress, or either A, B, C. बहुत ही सिंपल सवाल है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. सेक्शन नंबर 16 को रेफर करना है. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Which of the following relationships can be termed as a fiduciary relationship? Which of the following relationship is to be termed as a fiduciary relationship? Trustee and statutory qui trust, spiritual advisor and his devotee, doctor and patient, or all of the above? Yes, option number D. Yeah. So ये जैसे जो फर्स्ट ऑप्शन है, that is trustee and the statutory trust, जिसको हम कहते हैं, that is to be called as the beneficiaries. स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड डिवोटीज दोनों के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है. डॉक्टर एंड पेशेंट दोनों के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है. सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, दैट इज द राइट आंसर. चलिए, सो इट इज 8:20. ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं? 10-1 मिनट अगर और लगाना चाहते तो वी कैन गो फॉर दैट. ठीक है, चलिए, सो लेट अस कंटिन्यू. शालिनी कह रही है नहीं सर. चलो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं छोड़ देता हूँ. ठीक है, लेट अस कम टू फ्यू मोर क्वेश्चंस. 20 क्वेश्चन तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी कल करेंगे. अ पर्सन इज सेड टू बी इन डिस्ट्रेस व्हेन हिज मेंटल कैपेसिटी इज परमानेंटली अफेक्टेड, टेम्परेरीली अफेक्टेड, either A or B, but leads to medical unsoundness. Yes. क्वेश्चन नंबर 16 में व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सेक्शन नंबर 16 से रिलेट कर रहा है. क्या सेक्शन 16 में मेडिकल अनसाउंडनेस की कहीं पे बात लिखी है? यस. ऑप्शन नंबर सी पे आप लोगों का आंसर आ रहा है. ऑप्शन नंबर C is the right answer. Mental or physical capacity may be temporarily or permanently affected because of the reason of age, old age, mental or bodily distress, etc. ठीक है, very good. अगला सवाल, third last question. In an action to avoid a contract on the ground of undue influence, in an action to avoid a contract on the ground of undue influence, the plaintiff has to prove what? ठीक है, क्या प्रूव करना पड़ता है? That the other party was in a position to dominate his will. The other party was actually used his influence to obtain the plaintiff's consent, both A and B, or either A or B. Yes. The party was in a position to dominate his will. The other party has actually used his influence to obtain the plaintiff's consent, both A and B, or either A or B. ठीक है, तो देखो, जहां तक तो डोमिनेटिंग द विल ऑफ द पार्टी की बात है, ये तो प्रूफ करना ही पड़ेगा. लेकिन इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ जो ये जो लिखा है ना, द अदर पार्टी हैज एक्चुअली यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस टू ऑब्टेन द प्लेंटिफ्स कंसेंट. ठीक है, इसको लेके ये प्रूफ तो करना पड़ता है, लेकिन साथ के साथ देयर इज अ प्रिजम्पशन आल्सो. ठीक है, प्रिजम्पशन हम ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन सेक्शन नंबर 16 के सबसेक्शन 3 के अंदर जो प्रिजम्पशन है, दैट इज ओनली इन रिलेशन टू द अनकॉन्शियसेबल बार्गेन्स. जहां पे दिखते हैं वहां पे हम प्रिजम्पशन लेते हैं. अदरवाइज इट इज टू बी प्रूव्ड दैट ही हैज यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस टू ऑब्टेन द प्लेंटिफ्स कंसेंट. ठीक है, सो इसमें the option number C is the better option, जिसमें लिखा गया है that plaintiff has to prove both the conditions, that the other party was in a position to dominate his will and he used his influence to obtain the plaintiff's consent. एक चीज प्रूव करने से बात नहीं बनेगी, because presumptions की application सिर्फ अनकॉन्शियसेबल बार्गेन्स में होती है, अदरवाइज प्रिजम्पशन की एप्लीकेशन नहीं होगी. तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा, लेकिन आप इसको एविडेंस के साथ अगर कोरिलेट कर लें तो फिर the answer can be something different. लेकिन वो subjective approach है, हमें objectivity पे काम करना है. So objectivity के accordingly option number C is the better answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, the presumption of undue influence is raised in the case of unconscionable bargain, conscionable bargain, both A and B, और constructive bargains. अभी मैंने इसका आंसर दिया है आपको. प्रिजम्पशन रेज कब करते हैं? जब अनकॉन्शियसेबल बार्गेन हो जाए, तो हमें फिर प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि इसने अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई किया था, वो ऑटोमेटिकली कोर्ट प्रिज्यूम कर देगा. लेकिन अगर अनकॉन्शियसेबल बार्गेन नहीं है तो आपको प्रूव करना पड़ सकता है, लेकिन स्टिल द कोर्ट हैज द पावर टू रेज द प्रिजम्पशन. अगला सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, which among the following does not amount to fraud? इनमें से कौन सी चीज फ्रॉड, धोखा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. A passive concealment of a fact by one who has the knowledge. A promise made without any intention of performing. Any such act or omission as the law specifically declares it to be fraudulent. Yes, बहुत ही सिंपल सवाल है. ऑप्शन नंबर बी में आप लोग आ रहे हैं, दैट इज पैसिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हु इज हैविंग द नॉलेज. वेरी गुड. ऑप्शन नंबर बी जो है, दैट इज द राइट आंसर, बिकॉज देयर मस्ट बी द एक्टिव कंसीलमेंट बाय अ पर्सन. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, X and Y being traders enter upon a contract. X has a private information of the change in the prices which would affect Y's willingness to proceed with the contract. X और Y दो व्यापारी लोग हैं. एक व्यक्ति को प्राइवेट कैसी इंफॉर्मेशन मिला कि जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो उसने क्या किया, दूसरे व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और बताया नहीं उसे. तो X is not bound to inform Y, X is bound to inform, X has a duty to speak, or X may claim damages caused due to the non-disclosure of the information by Y may claim damages for the non-disclosure of information by X. What should be the right answer? The right answer is given by you, everyone. That is option number A, because he is not bound to perform. The reason is there is no ubrima fide, there is no duty to speak, there is no relation of trust and faith, and hence there is no duty to inform the other person about this. तो इसका explanation लिखा हुआ है that X is not bound to inform Y, as X silence amounts to passive concealment, which is different from the active concealment. In active concealment by the party taking positive steps to prevent the information from reaching the other party, then it is fraud. तो ये पैसिव कंसीलमेंट था. पैसिव कंसीलमेंट फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन अगर वो एक्टिवली छुपाता तो ये फ्रॉड हो सकता था. So by this we are closing the session. We'll meet tomorrow, same timings. Thank you so much. Thank you, sir.